हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज आरोह भाग 1 करेंगे, विदाई संभाषण। पहले लेखक परिचय करेंगे। जीवन परिचय। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले में गुड़ियानी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही उर्दू भाषा में हुई। इन्होंने हिंदी बाद में सीखी। इन्होंने मिडिल कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। इनकी आगे की पढ़ाई वह खुद करते हैं, स्वयं करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी के साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। इन्होंने कई अखबारों का संपादन भी किया। इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार-ए-चुनार और कोहिनूर का संपादन किया। बाद में हिंदी के समाचार पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन किया। इनका देहावसान बहुत कम आयु में हो गया। 1907 ईस्वी में हुआ। इनका देहावसान 1907 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं 5 संग्रहों में प्रकाशित हुई है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट कविताएं इनकी है। इसके बाद है साहित्य परिचय। गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में थे। ये राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। यह बहुत ही सक्रिय पत्रकारिता में आगे थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय भाग लेते थे। साहित्य का सृजन करना होता था, उसमें भी बहुत एक्टिव रहते थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार था। पत्रकारिता के माध्यम से वह स्वाधीनता संग्राम का पूर्ण रूप से सहयोग करते थे। स्वाधीनता संग्राम ही हथियार था। यही कारण है कि उनके लेखन के निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। इनकी रचनाओं में व्यंग, विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। इन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। बांग्ला और संस्कृत की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। वे शब्दों में अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस भी कभी कभी वो कर लेते थे। इसी तरीके से उनका जो है पाठ का सारांश हम करेंगे। किस तरीके से विदाई संभाषण के बारे में उन्होंने लिखा है। पाठ वायसराय करजन जो 1899 से 1904 और 1904-05 तक 2 बार वायसराय रहे। इसमें बताया गया है लॉर्ड कर्जन के बारे में कि किस तरीके से वह भारत देश पर अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों के बाद उसे किस तरीके से वहाँ से निकाला गया, सभी है। शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। कर्जन के शासन काल में विकास के बहुत कार्य हुए, आयोग बनाए गए, किंतु उन सब के उद्देश्य शासन के गोरों का वर्चस्व स्थापित था। कर्जन ने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए, लेकिन अच्छे काम के बाद भी वह अंग्रेजों को ही वर्चस्व देना चाहता था। अंग्रेजों को उसमें काम देना चाहता था। इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कर्जन जो था वह जहाँ पे पत्रकारिता पत्र छपते थे उसे छापने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया और उसके अनुसार ही कोई चीज़ छपती थी। काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाते था। वह अपने मनपसंद के जो भी काउंसिल में सदस्य होते थे अधिकारी पद पर, वह अपने हिसाब से ही कर्जन भारत में नियुक्त करता था। उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। उनकी वजह से ही, कर्जन के कार्यों की वजह से, उनकी नीचता की वजह से कर्जन इंग्लैंड में भी और भारत में भी उन्हें क्षुब्ध दृष्टि से देखा जाने लगा। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह बताने की कोशिश की गई है कि शासन अतातई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। अगर आप गलत तरीके से शासन करेंगे तो सबको कष्ट होगा, जनता को भी कष्ट होगा और एक दिन आने वाला तुम्हें भी कष्ट देगा, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय हो। यह निबंध है उस समय लिखा गया जब
प्रेस पर पाबंदी लगाई गई थी। जब प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी, प्रेस पे भारतीयों के हिसाब से कोई चीज़ नहीं छपती थी, तब की बात है। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग, रवानगी के साथ एक साहसिक गद्य का नमूना है। जब भी उस समय छापा जाता था तो वह अंग्रेज़ों के हिसाब से, कर्जन के हिसाब से छापा जाता था, और जहाँ पे भी पत्र पत्रिकाएं अखबार छपते थे उस पर रोक लगा दिया था कर्जन ने। कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ स्थायी वायसराय बनने की इच्छा से आए थे। इतनी जल्दी देश छोड़ने की बात आपको देशवासियों को पता नहीं थी कि आप इतनी जल्दी हमारे देश को छोड़ देंगे। यह तो ईश्वर की इच्छा का पता चलता है कि ईश्वर जो चाहता है वही होता है। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपने देश में रहने नहीं देगा। आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़न का समय पवित्र होता है, निर्मल होता है, कोमल होता है। यह करुणा पैदा करने वाला भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय में उदास हो जाते हैं जब, उसी प्रकार से इसमें एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। बाल मुकुंद की ही रचना है। शिव शंभू की 2 गायें थीं। बलशाली गाय कमजोर को टक्कर हमेशा मारती रहती थी, परेशान करती रहती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान कर दिया गया, किसी ब्राह्मण को। परंतु उसके जाने के बाद जो कमजोर गाय थी वो प्रसन्न नहीं थी, दुखी थी। उसने चारा भी नहीं खाया। यहाँ पशु ऐसे हैं तो मानव की दशा अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ की जनता दयालु है, प्रेम को महत्व देती है, और जिस दिन आप जा रहे हैं उसके लिए भी हमारे देश के जनता, जो कि आपने इतना परेशान किया हमें, इसके बाद भी सभी के सभी लोग दुखी हैं आपके जाने से। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। कर्जन जो था वह भारत पर राज किया और भारत पर बहुत ही दर्द और दुख लोगों को दिया। राज का सुखांत समझकर किया था, उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीला का किसी को पता नहीं है, ईश्वर की लीला का किसी को पता नहीं है, चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो। लेकिन अगर ईश्वर की जब चलती है छड़ी तो कोई नहीं उससे बचता है। दूसरी बार आने पर आपने ऐसा कार्य करने की सोची थी जिससे आगे के शासकों को परेशानी न हो। आपने सोचा था मैं ऐसा काम कर दूं ताकि आने वाले अंग्रेज़ों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दिया। आने वाले शासकों को आपने परेशान रहना पड़ेगा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए, क्योंकि आपके अत्याचार से जनता भी दुखी थी और अंत में आपको भी दुखी ही होना पड़ा। इसीलिए गलत का अंजाम गलत ही होता है। लेखक कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, बहुत आपको इज्जत दी जाती थी। आपकी दशा बहुत खराब हो गई है आज की स्थिति में। दिल्ली दरबार में ईश्वर एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था, लेकिन आपकी कुर्सी जो थी वह सोने की थी। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे चलता था, ऊंचा था आपका सबसे ओहदा, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके आपने काउंसिल में गैर कानूनी, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था, वैसा कानून आपने पास किया। अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। आपके इस्तीफे की धमकी स्वीकार कर ली गई है, क्योंकि इसके अत्याचार से, इसके अन्याय से ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड की सरकार ने इनका जो सदस्यता वो रद्द कर दिया और इनके जो इस्तीफा था उसे स्वीकार कर लिया। इसके से देश की शिक्षा स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके। आपका इस्तीफा देना पड़ा। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इंग्लैंड में लॉर्ड कर्जन चाहता था कि उसका ही कोई व्यक्ति था उसे काउंसिल में सदस्य बनाने की, वो एक फौजी को सदस्य बनाना चाहता था, लेकिन उसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया इंग्लैंड में, और वह दुखी हो जाता है और वह इस्तीफा पत्र देता है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड स्वीकार कर लेता है। वह तब इस बात से वो बहुत दुखी होता है। आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं घृणा करता है। आपके कभी प्रजा हित के लिए सोचा ही नहीं। आग बंद कर हुक्म चलाते रहें और किसी की नहीं आपने सुना।
यह शासन का तरीका नहीं है। हर काम अपनी जिद से नहीं करना चाहिए, जनता की मर्जी से भी करना चाहिए। इसमें ये बताया गया कि आपने जो हुक्म चलाया, देश पे जो अत्याचार किया है, वह हमेशा नहीं चल सकता है। प्रजा को ध्यान में रख कर ही चलना चाहिए, यह शासन का तरीका नहीं। आपने हर काम अपनी जिद से ही पूरे किए। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे। आपने कभी प्रजा को अपने समीप ही नहीं आने दिया, प्रजा को कभी आपने सम्मान ही नहीं दिया, और आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। यहाँ की जनता ने आपके जिद फल देख लिया है। जिद ने जनता को दुखी किया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण आपको पद छोड़ना पड़ा है। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम की अधिक ध्यान रखती है। भारत में भले ही दुख हो, कष्ट हो, लेकिन भारत की जनता परिणाम देखती है, परिणाम पे ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत अवश्य है। उन्हें भगवान पर पूरा का पूरा विश्वास है। वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे हैं। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति जीत सकें, आप कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि भारत की जो जनता है वह ईश्वर में भक्ति रखती है, ईश्वर में विश्वास रखती है, और ईश्वर उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है। गर्जन अनपढ़ प्रजा का नाम एकाध बार लेते थे। यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। इसमें बताया गया कि नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, जो नरवरगढ़ के नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पदों पर भी काम किया। राजकुमार नरवरगढ़ में जाते समय उसने नगर का अभिवादन भी किया। यहाँ की जनता भूमि का आह्वान नहीं चुका सकता। अगर उससे सेवा कोई भूल हो गई है, राजकुमार कहता है, अगर मुझसे सेवा करने में कोई भूल हो गई है, तो अगर भूल नहीं हुई है, अगर मैं सही हूँ, तो मुझे प्रसन्नता से जाने की आज्ञा दीजिए। जनता आज भी उसे याद करती है, उस राजकुमार को। आप इस देश के पढ़े लिखों को देख नहीं सकते, और आज आपकी स्थिति ये हो गई है। लेखक कर्जन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाषण भी होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप जब इस देश से जा रहे हैं, तो आपका एक विदाई भाषण होगा, जिसमें आपको बोलना होगा। क्या आप बोल सकते हैं राजकुमार की तरह? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपने जनता को कष्ट दुख ही दिया है। स्वार्थी स्वभाव है, धूर्तता का उल्लेख, और भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह सकेंगे, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव का यश फिर से प्राप्त कर। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को याद किया जाएगा। क्या आप बोल सकते हैं ये सारी बातें? उनके अंदर ये सब बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं कभी। कर्जन ने देश को अत्याचार, परेशान, दुख, कष्ट सभी दिए। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्यों को भूल सकता है, परंतु आप इतनी उदारता कहाँ है? आपके अंदर इतनी उदारता कहाँ है? इसमें है पाठ की रूपरेखा। विदाई संभाषण पाठ जो लॉर्ड कर्जन की अनैतिक, अन्यायपूर्ण नीतियों से त्रस्त भारतीयों की व्यथा को वर्णित करता है। पाठ में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी जो है वह विकास कार्य, बनाई गई नीतियाँ इत्यादि सभी का उद्देश्य भारतीय संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करता था। ब्रिटिशवासी देश को हमारे परेशान करते थे, उनके हितों में उपयोग करना, भारत में ब्रिटिश राज्य वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। और वही लॉर्ड कर्जन आज अपने द्वारा पसंदीदा व्यक्ति को काउंसिल में रखना चाहता था इंग्लैंड में, लेकिन कि उसकी बात को नहीं स्वीकारी गई। और लॉर्ड कर्जन इस बात से दुखी हो जाता है कि इंग्लैंड मेरी बात को नहीं मानता है। वह इस्तीफा पत्र लिखता है इंग्लैंड को, और यह इंग्लैंड के अधिकार जो इंग्लैंड के द्वारा उसके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया जाता है। किस प्रकार निरंकुशता सामान्य लोगों, वायसराय दोनों को कष्ट पहुंचाती है, इसे भारतीयों व लॉर्ड कर्जन दोनों की लाचारगी, बेबसी में साम्य स्थापित करके पाठ में दिखाया गया है। तो अत्याचार ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। हमारे देश में ईश्वर का वास है, और ईश्वर पे हमारी जनता विश्वास करती है। उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, कभी उसका कोई परेशान नहीं कर सकता। उसका साथ ईश्वर अवश्य देता है। इसलिए कारुणिक क्षण जो है, लॉर्ड कर्जन के शासन का दुख का अंत हो जाता है। लॉर्ड कर्जन की शान बान, उनका निर्मित शासन सब
समाप्त हो जाता है। लॉर्ड कर्जन का पतन का कारण उसका मनमाना जिद्दीपन था। जिद्दी स्वभाव की वजह से उसने भारत का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया और भारत के लोगों को कष्ट दिया। इसी की वजह से उसका अंत हो जाता है। उदार भारतीय जनमानस, भारत का दिल उदार है। वह आज भी उस सुल्तान को याद करता है जो कि नरवरगढ़ में लोगों की सेवा करता है, चौकीदारी करता है, बड़े पद पर भी आसीन होता है। लेकिन जब वह जाता है तो कहता है कि अगर मैं कोई अपराध नहीं किया हूँ, मैं सब कुछ अच्छा किया हूँ, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। आज भी श्रद्धापूर्वक उसे लोग याद करते हैं, वहाँ की जनता राजकुमार को। और क्या आप ऐसा काम करेंगे? क्या आप भाषण देंगे जाते समय, जाने से पहले? लेखक द्वारा कर्जन का कल्पित विदाई संभाषण को वह बताता है और कहता है, क्या आप कह सकेंगे? इतनी उदारता है आप में? नहीं है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? तो विदाई संभाषण पाठ के बालकृष्ण हैं, बालमुकुंद हैं, बालमुकुंद जी हैं। बालमुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? 1865, 1963, 1962। तो 1865 में उनका हुआ जन्म। बालमुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? गुड़गांव, गुड़ियाना, गुड़मंडी, गुड़ियानी। तो इनका हुआ गुड़ियानी में हुआ इनका जन्म। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण की सक्रिय क्या थे? पत्रकार, व्यवसायी, अध्यापक, क्रांतिकारी। वह पत्रकार थे। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्य करते थे। बालमुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ? 1902, 1904, 1906, 1907। 1907 में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, आप इस देश के अलग होते का आशय क्या है? यहीं से निलंबित किए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं। तो इसमें जो अर्थ है, यहाँ से आप भगाए जाते हैं, लॉर्ड कर्जन के लिए कहा गया है। लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? इसमें है दूसरी, चौथी, तीसरी। इसमें तीसरी शक्ति है जो कि वायसराय और देशवासियों के बीच में तीसरी शक्ति है। अगला है, बिछड़ने के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव हुआ है? तो शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। शांत रस का हुआ है क्योंकि वह अब हमारे देश को छोड़कर लॉर्ड कर्जन जा रहे हैं और इनका जो इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा। लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहाँ उतरे थे? मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। तो मुंबई में उतरे थे। लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैला चले? प्रेम, आनंद, उत्साह, अशांति। उनके द्वारा भारत देश में अशांति फैलाई गई। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? पानी की बूंदों, मालपुए, रोटी की भांति, घी के छांके की भांति। पानी की बूंदों की भांति लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को परेशान किया, सताया। अगला है, इसमें लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किसकी थी? इसमें है अगला, सोने की, चंदन की, चांदी की, पीतल की। तो उनकी कुर्सी लॉर्ड कर्जन की जो थी वह सोने की थी और इसके माध्यम से इतने सुख सुविधाएं होने के बाद भी बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके सामने झुकते थे। उसका जुलूस पहले चलता था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से उसका सिर नीचे गिर जाता है और वह कितनी ऊंचाई से आकर नीचे गिरता है उसे खुद एहसास होगा इस बात का। जुलूस में लॉर्ड किस पर सवार थे? हाथी, ऊंट, घोड़ा, बैल। तो जुलूस में लॉर्ड कर्जन 2 हाथी पे सवार थे। तो पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।